Good morning, students. A very warm welcome in my chemistry class. Today we will discuss the trends in physical property of chapter 3. Earlier we have completed the whole picture of periodic table. Today we will see the periodic trends in periodic properties. We will discuss the properties which are atomic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, and after that we will discuss the oxidation state and then the diagonal relationship. ठीक है? So let us start with atomic radius. Atomic radius it is the distance between the valence electron and the center of the nucleus of an atom. ठीक है? अब एटॉमिक रेडियस भी कैलकुलेट करते हैं हम लोग और कुछ और रेडियस भी कैलकुलेट करते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज़. व्हाट इज़ दैट स्पीशीज़? अगर वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो उसके लिए हम लोग कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करते हैं. जैसे कि क्लोरीन मॉलिक्यूल, अगर हम Cl2 की बात करें, क्लोरीन इज़ in Cl2 form it is forming covalent bond, Cl single bond Cl. ठीक है? तो दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड. तो यहाँ पे हम लोग क्लोरीन 2 के लिए हम लोग कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करेंगे और इसी डिस्टेंस का अगर हम हाफ कर दें इट विल बिकम द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन. ठीक है? कोवेलेंट रेडियस इसका कितना होगा? कोवेलेंट रेडियाई वगैरह की बातें हम लोग अगले चैप्टर में भी करेंगे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, तो वहाँ हम लोग स्पेसिफिकली इसको देखेंगे. ठीक है? वैसे तो अगर कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, कोवेलेंट नॉन मेटेलिक होगा तो वो कोवेलेंट होगा. ठीक है? कोवेलेंट एलिमेंट है तो उसके लिए हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं. दोनों डिफरेंट एटम, जो दो एटम हैं, उन दो एटम के बीच की, अगर वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हैं, ठीक है, इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल. ठीक है? तो वहाँ से हम इसका कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं और उस कोवेलेंट रेडियस का अगर हम हाफ कर दें, जैसे इसका कोवेलेंट रेडियस 198 पिकोमीटर है. ठीक है? अब इसका हम अगर हाफ कर दें तो ये बन जाएगा क्लोरीन एटम का एटॉमिक रेडियस. ठीक है? इसके अलावा मेटालिक रेडियस भी है. मेटालिक रेडियस क्या होता है? ये हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर इन द मेटेलिक क्रिस्टल. क्रिस्टल मेटल्स जो है क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, तो हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है. तो क्रिस्टल के अंदर जो कोर है, उस कोर से उस मेटल क्रिस्टल के हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर इन द मेटेलिक क्रिस्टल. ठीक है? क्रिस्टल में मेटल का जो कोर है उसके बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और उसका हाफ हम लोग निकालते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक रेडियस. ठीक है? अब यहाँ जो पीरियोडिक टेबल में जो हम पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं वो मोस्टली एटॉमिक रेडियस का ही है, क्योंकि हम यहाँ हर एलिमेंट को एज एन एटम ही डिस्कस कर रहे हैं, एज एन एटम ही उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. तो यहाँ हम लोग एटॉमिक रेडियस की ही बात कर रहे हैं. लेकिन एटॉमिक रेडियस का मतलब यहाँ पे कोवेलेंट और मेटालिक दोनों ही है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. ठीक है? अगर हम Cl2 के बारे में बात कर रहे हैं तो वो उस समय पे कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा. किसी मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे सोडियम के बारे में बात कर रहे हैं या मैग्नीशियम के बारे में बात कर रहे हैं, तब वहाँ पर उसको हम मेटालिक रेडियस मान लेंगे. ठीक है? चलिए अब बात करते हैं इसके ट्रेंड की. पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें, लेट मी गो टू द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में इधर जब भी हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, देर इज़ ऑलवेज एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. क्यों? क्योंकि दिस इज़ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ रहा है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन लगातार ऐड होते जा रहे हैं. तो ऐड होंगे तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ेगा, है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल सेम होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पीरियड नंबर इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ शेल्स. तो यानी अगर थर्ड पीरियड की बात करें तो सभी में 3 ही शेल्स होंगी. ठीक है? अब उस 3 शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे. न्यूक्लियस है, आगे अगर 3 शेल है तो 3 शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे. ठीक है? जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतने ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे, बिकॉज एटम एज अ होल इज न्यूट्रल. तो जितने इलेक्ट्रॉन उधर बढ़ रहे हैं उतने ही यहाँ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे. यानी जो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स है वो लगातार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है. अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा तो साइज़ क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा. ज़्यादा तेज़ी से अगर इसको अपनी तरफ खींच के रखेगा तो साइज़ क्या हो जाएगा? स्क्वीज़ हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो इसलिए
जब भी हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक साइज ऑलवेज डिक्रीजेस, ठीक है। कहीं कहीं एक आध एक्सेप्शन आपको मिल सकता है, एक दो एलिमेंट के केस में, वो एक्सेप्शन स्टेबिलिटी की वजह से या किसी और स्पेसिफिक केस की वजह से होता है, लेकिन इन जनरल हमेशा एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑलवेज डिक्रीजेस, ठीक है। अब अगर हम ग्रुप में बात करें, ग्रुप में हमेशा क्या होता है, शेल्स ऐड होती जाती हैं, नई शेल्स ऐड हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे 1s1 है, यहाँ लिथियम के केस में वो 2s1 हो जाएगा, फिर यहाँ 3s1, यहाँ 4s1 हमने पिछले टर्न पे डिस्कस किया था, फिर 5s1, 6s1, तो लगातार नई शेल ऐड होती जा रही है। तो नई शेल ऐड होने का मतलब न्यूक्लियस से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लगातार दूर होता जा रहा है, तो साइज़ क्या, और एटॉमिक साइज़ लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो ग्रुप में हमेशा टॉप टू बॉटम ऑलवेज द एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेस, ठीक है। तो ग्रुप में हमेशा एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा या एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, और पीरियड में एटॉमिक साइज़ हमेशा डिक्रीज़ करेगा। रीज़न मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज़ की बात होगी। अब बात करते हैं, लेट मी गो टू दैट पेज। सबसे लास्ट ग्रुप जो होता है हमारा वो कोवेलेंट नोबल गैसेस का ग्रुप है। नोबल गैसेस के केस में यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा बदल जाता है। एटॉमिक साइज वैसे तो हमने पढ़ा कि पीरियड्स में क्या होता है, टॉप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑलवेज डिक्रीजेस, लेकिन नोबल गैसेस के केस में ये साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वहाँ पर हम लोग कोवेलेंट रेडियाई की बात नहीं करते, एटॉमिक रेडियाई की बात नहीं करते, वहाँ पर हम लोग बात करते हैं वैन डर वाल रेडियाई की, बिकॉज दे आर नोबल गैसेस, दे कैनॉट रिएक्ट विथ एनी एलिमेंट, सो दे आर हैविंग फ्री एटम। उनका एटम जो हमेशा मोनो एटॉमिक होते हैं, नॉन बॉन्डेड होते हैं हमेशा, तो उनका जो रेडियाई होता है वहाँ पे हम लोग बात करते हैं वैन डर वाल्स रेडियाई की। वैन डर वाल्स रेडियाई, वैन डर वाल फोर्स इज़ वेरी वीक फोर्स। अब ये रेडियाई भी बहुत ही वीकर न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट वीकर न्यूक्लियर फोर्स होगा, जिसकी वजह से इस वैन डर वाल रेडियाई की बात करते हैं। ये कोवेलेंट रेडियाई नहीं है। वैन डर वाल रेडियाई के कारण यहाँ पे जब हम लोग ग्रुप 17 से ग्रुप 18 की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है। वैसे तो क्या होता है कि ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट हमेशा साइज़ घटता है, लेकिन नोबल गैसेस के केस में एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है। ये इट इज़ एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नोबल गैसेस ड्यू टू इट्स नोबल नेचर और ड्यू टू इट्स नॉन रिएक्टिव नेचर। चलिए अब यहाँ पे एटॉमिक साइज़ का आपको ग्राफ भी मिल रहा है। ग्राफ में कोई वेरिएशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल, आपको साफ साफ दिख रहा है कि लिथियम से जब आप फ्लोरीन की तरफ बढ़ रहे हो तो आपको लगातार एटॉमिक साइज़ घटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अब इसी को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। न्यूक्लियस जिस फोर्स से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो साइज़ छोटा हो रहा है, क्यों छोटा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है। तो जब भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज़ छोटा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो साइज़ बड़ा होगा, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहीं मुझे स्पेसिफिक टर्म दिख नहीं रहा, दिखेगा तो मैं बता दूंगी आगे भी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आप याद रखेंगे। आपसे चाहे एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड पूछा जाए, चाहे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ट्रेंड पूछा जाए, दोनों एक दूसरे पे बेस्ड है, ठीक है। एटॉमिक साइज़ जब भी बढ़ेगा तो चार्ज इसका मतलब कम हो रहा है, एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस जब भी घटेगा इसका मतलब चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, वो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो अट्रैक्शन फोर्स ही है, ठीक है। वो अट्रैक्शन फोर्स है जिससे कि न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं रेडियस की बात हो गई। अब आयनिक रेडियस में अगर हम बात करें तो कैटायन और एनायन होते हैं। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, देना अच्छी बात होती है ना किसी को भी, तो जब भी वो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, लूज़ करता है, तो उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब भी वो इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करता है तो लेना बुरी बात होती है, इसलिए उसके ऊपर क्या आता है? माइनस चार्ज आता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कैटायन और एनायन के केस में चार्ज में क्या डिफरेंस आता है। अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो क्या ट्रेंड होगा ये हमने देख लिया, लेकिन अगर कोई कैटायन होता है तो कैटायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से स्मॉलर होता है। क्यों स्मॉलर होता है? क्योंकि कैटायन ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो यानी न्यूक्लियस पे फोर्स तो उतना ही है, प्रोटॉन तो उतने ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यानी इसको बैलेंस करने वाला इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो क्या हो जाएगा? इससे न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो और बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो कम नहीं हुआ लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया उसको काउंटर करने वाला, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। इसलिए कैटायन का साइज़ हमेशा पेरेंट एटम से स्मॉल होगा। जैसे अगर हम सोडियम प्लस लिख दें, सोडियम लिख दें और सोडियम माइनस तो होता नहीं खैर, तो सोडियम प्लस का जो साइज़ होगा वो हमेशा सोडियम से छोटा होगा, ठीक है। अब नेगेटिव आयन की अगर बात करें, नेगेटिव आयन में क्या होता है?
नेगेटिव आयन का साइज़ इसका जस्ट अपोजिट, वो हमेशा बड़ा होगा पेरेंट एटम से। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि नेगेटिव आयन में अब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गए लेकिन न्यूक्लियस का पावर उतना नहीं बढ़ा, है ना। और इलेक्ट्रॉन बढ़ने से यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं, तो इससे क्या होगा, साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो और न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ा, इस वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स भी कम रहेगा। तो जब भी कोई नेगेटिव आयन है या एनायन है, इट इज़ ऑलवेज हैविंग लार्जर साइज देन पेरेंट एटम एंड कैटायन इज़ ऑलवेज हैविंग स्मॉलर साइज देन पेरेंट एटम। ये बात याद समझने की थी। इसके बाद अगला टॉपिक इसमें है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ किसको बोलते हैं? जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आइसोकोर, आइसोबार, है ना, आइसो डायफर्स, ये सब हमने बात की है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ भी एक होती है जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। जैसे O2-, F-, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2+। आप इन सबको देखिए, इन सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा एंड इट दिस ऑल हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अगर एक प्लस चार्ज आ गया इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2 प्लस चार्जेस का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो अब इसका कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 10। तो ये सभी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, ठीक है। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलिए, चाहे इसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज़ एन इलेक्ट्रॉन। ये मेजर ऑफ टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कैसे करता है, ठीक है। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अगर हम डिफाइन करें तो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट विल बी कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट विल बी कॉल्ड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको ये वर्ड्स मिलेंगे आगे, ठीक है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एनर्जी रिक्वायर्ड है तो ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। यहाँ देखिए मेटल या कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की एनर्जी चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हमने रिमूव किया तो ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। एंड दिस एनर्जी विल बी कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसके बाद फर्दर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, दिस विल बी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या होगा? अब आप खुद ही सोचिए, एटॉमिक साइज़ अगर छोटा होता जा रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियस का, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना। तो जितना साइज़ जैसे लेफ़्ट टू राइट साइज़ छोटा होता जा रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ़्ट टू राइट बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हमेशा एटॉमिक साइज़ के अपोजिट होगा। एटॉमिक साइज़ छोटा, इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा। एटॉमिक साइज़ बड़ा, इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम। तो आप देखिए लिथियम से नियॉन, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है। आप देखो लगातार आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जा रही है ना। नियॉन इज़ हैविंग मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि नियॉन तो स्टेबल है, वो तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, क्योंकि दे देगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो वहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक डिप दिख रहा होगा बेरिलियम और बोरॉन में। बेरिलियम बोरॉन में बोरॉन का बढ़ना चाहिए, लेकिन बेरिलियम का अचानक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि बेरिलियम इज़ हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपको पता है इट इज़ हैविंग 2s2, है ना। 2s2 यानी फिल्ड है कम्प्लीटली, तो s ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए इसमें से एनर्जी निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ये जो ग्रुप में ट्रेंड हो गया, पीरियड में, ग्रुप में अगर हम देखें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा, आप जानते हो कि ग्रुप में साइज़ क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स कम होता जा रहा है, तो निकालने के लिए एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी, आसानी से निकल जाएगा, है ना। दूर बैठे बच्चे को क्लास से बाहर भगाना आसान होता है ना, वो पीछे के गेट से धीरे से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि टीचर का पावर कम है उसके ऊपर, टीचर दूर है उससे, है ना। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में ऊपर से नीचे हमेशा घटती जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड इन जनरल।
अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसी बच्चे ने पूछा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या फ़र्क होता है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलिए चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलिए, दोनों एक ही चीज़ें हैं। बस ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐड करने की अपने में जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ये एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी released in and adding one electron to the isolated gaseous atom, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जितनी एनर्जी रिलीज होगी, इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। तो वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो रिलीज़ एनर्जी है, तो रिलीज़ के लिए हमेशा हम लोग माइनस साइन यूज़ करते हैं। आपने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी पढ़ा होगा। तो एक्सो यानी रिलीज़ एनर्जी के लिए हमेशा हम लोग माइनस यूज़ करते हैं, और जब भी ऐड करनी पड़ती है तो वो प्लस साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैंने बताया ना, इसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सभी एलिमेंट्स के लिए नेगेटिव है, केवल एक छोड़ करके नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के लिए ये पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस ऑलरेडी स्टेबल है, वो ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब उसको आप आयनाइजेशन एंथैल्पी भी मैंने बात की, वहाँ मैक्सिमम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप निकाल ही नहीं सकते। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उसकी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज़ ही नहीं करेगा। आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती निकालना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, ज़बरदस्ती ऐड करना पड़ेगा उसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सिर्फ नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, अदरवाइज बाकी सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 17 की होती है, क्योंकि ग्रुप 17 ही लास्ट है ना, 18 से जस्ट पहले, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की। ये आगे हम लोग देखेंगे कभी जब स्पेसिफिकली ग्रुप 17 पढ़ेंगे तो। सो क्लोरीन इज़ द एटम इन द होल पीरियोडिक टेबल विच इज़ हैविंग हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो जब साइन लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बन जाती है, ठीक है। तो जिस भी बच्चे का ये कन्फ्यूजन था ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए अब बात करते हैं इसके ट्रेंड की। ट्रेंड भी हो गया एक साथ ही। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने बता दिया कि ग्रुप में बढ़ती जाती है। ग्रुप 17 की मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट इज़ नेगेटिव एक्सेप्ट ग्रुप 18 एलिमेंट्स। तो ये एनर्जी जो नेगेटिव है लगातार बढ़ती जाती है ग्रुप में बढ़ती है, और पीरियड में ये लगातार ऊपर से नीचे कम होती जाती है, ठीक है। आप देखो जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पीरियड की बात है कम हो रही है, और यहाँ ग्रुप की बात है देखिए लगातार बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं वहाँ आप देखिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, ठीक है। ग्रुप 17 की मैक्सिमम है। आप इस टेबल को देखो, आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगला ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड में, जैसे HCl है, किसी भी केमिकल कंपाउंड में जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं, या तो कंप्लीट डोनेशन होगा या शेयरिंग होगी, ठीक है। डोनेशन होगा तो एक पे प्लस एक पे माइनस चार्ज होता है, आयंस बनते हैं ना। लेकिन जब शेयरिंग होती है तो शेयरिंग में अब दोनों ही एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, ठीक है। इनकी टेंडेंसी होती है कि एक जो है आप बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को दे तो देता है, शेयर तो कर लेता है, लेकिन हमेशा मांगता रहता है, अपनी तरफ खींच के रखता है। तो उस एलिमेंट को जो अपनी तरफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलेंगे, और इसके कंपैरिजन में ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा या इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और उसी की बेसिस पे इसको हम लोग माइनस चार्ज और इसको प्लस चार्ज देते हैं बॉन्ड कोवेलेंट कंपाउंड में भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरह इसको हम वैल्यू नहीं दे सकते, ये सिर्फ एक टेंडेंसी है।
कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा थोड़ा सा। जैसा होता है ना कि जब अभी आप लोग आपस में भाई बहन में कपड़े भी शेयर करते हो, तो आपके कपड़े जब आपकी सिस्टर शेयर कर रही होती है तो वो तो पहनी तो होती है, लेकिन आपका कंट्रोल उसके कपड़ों पे हमेशा बना रहता है, अरे ठीक से बैठो, ख़राब नहीं करना, ये सब रहता है ना। तो यही वही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन दे तो दिया शेयरिंग के लिए, लेकिन ये है इसका इसने जो है शेयरिंग के लिए दे तो दिया, लेकिन इसकी टेंडेंसी देने की नहीं है, इसकी टेंडेंसी तो लेने की है। इस वजह से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपनी तरफ खींच के रखता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी अगर हम ट्रेंड देखें तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार बढ़ती जाती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जस्ट उल्टा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, इसका मतलब ग्रुप में पीरियड में हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, और ऊपर से नीचे अगर हम देखें ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग काई से भी दिखाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार घटती जाएगी ग्रुप में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। और हमें पता भी है कि इधर जितने भी हैं पीरियोडिक टेबल में सब मेटल्स हैं, इधर नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हो, उसका मतलब ग्रुप में पीरियड में लेफ्ट टू राइट हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घटता जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट पीरियड में ग्रुप में ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर घटता जाएगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब अगर हम सोडियम वाला सॉरी लगातार बोल रही हूँ इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी फंस रही है। तो पीरियड में ग्रुप में अगर हम देखें तो ग्रुप में ऊपर से नीचे सोडियम वाला ग्रुप देखें फर्स्ट ग्रुप, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लगातार बढ़ता जाएगा। इसी वजह से सीजियम इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी हो गया। अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने वैलेंसी पढ़ रखा है ना, वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब उस कंबाइनिंग कैपेसिटी में को अगर हम चार्ज के साथ हम रिप्रेजेंट कर दें तो ये बन जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन स्टेट की यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट in a particular compound can be defined as the charge acquired by its atom on the basis of electronegative consideration from other atom in a molecule। ठीक है, थोड़ा ये डेफिनेशन टिपिकल दिख रही है पर इसमें कुछ अंतर नहीं है। आप जो वैलेंसी जानते हो वही ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। अगर वैलेंसी में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऐड कर दिया तो वो बन जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, वैलेंसी इज जस्ट कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपने लगा दिया तो वो बन जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अगर हम फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द होल पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं है। तो इसके साथ जो भी एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ बिहेव करेगा। इसके जस्ट बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ हैविंग द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इन द होल पीरियोडिक टेबल। ये फर्स्ट है तो इसकी रैंक सेकेंड है। ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन फर्स्ट है तो ऑक्सीजन की रैंक सेकेंड है। तो जब ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ आता है तो वो हमेशा माइनस टेंडेंसी शो करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेके रखता है अपने पास, लेने से नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज हैविंग ऑक्साइड आयन -2। ठीक है, अगर ये ऑक्साइड आयन के फॉर्म में है तो उस पर -2 चार्ज होता है। लेकिन जब भी ये फ्लोरीन के साथ आता है केवल उस कंडीशन में ये +2 चार्ज शो करता है, इफ़ इट इज़ फॉर्मिंग F2O। ठीक है, F2O इज़ वैसे मैंने ये गलत लिखा है, आपको हमेशा पॉजिटिव को पहले लिखना पड़ता है, नेगेटिव को बाद में। तो नेगेटिव तो हमारा फ्लोरीन ही है ना, तो OF2 लिखेंगे। वैसे तो ऑक्सीजन भी नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन फ्लोरीन के साथ जब आएगा, अब जब तगड़े से भी तगड़ा आ जाए, शेर को जब 1.25 शेर मिल जाएगा तो 1.25 शेर तो फ्लोरीन ही रहेगा ना, शेर तो ऑक्सीजन रहेगा। तो शेर बन गया ये, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव शो करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और ये -1। 2 फ्लोरीन है तो 2 -1, इस 2 -1 को काउंटर बैलेंस करेगा ये 2 + 2, और OF2 ऑक्सीजन फ्लोराइड इट विल बी नेगेटिव, सॉरी इट विल बी द न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप यहाँ से पढ़िएगा, इसको समझ में आ जाएगा आपको। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डायगोनल रिलेशनशिप। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है आप देखोगे सेकेंड ग्रुप 13 और आप यहाँ देखिए सोडियम सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप में
कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रिजेम्बलेंस शो करते हैं, डायगनल रिजेम्बलेंस शो करते हैं, मतलब अपने बगल वाले ग्रुप के नेक्स्ट एलिमेंट से वो उनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी मिलती हैं, तो ये डायगनल रिलेशनशिप बनती है, जैसे बेरिलियम की एल्युमिनियम से, ठीक है, ऐसे इस तरीके से इनकी जो डायगनल रिलेशनशिप बनती है इसी को हम लोग डायगनल रिलेशनशिप कहते हैं। इसके अलावा जो हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है, इट इज़ हैविंग एनॉमलस प्रॉपर्टी, चाहे वो लिथियम ग्रुप हो, फर्स्ट ग्रुप हो, सेकंड ग्रुप हो, या 13, 14, 15, 16, 17, 13 से लेके 17 ग्रुप तक में ये ज़्यादा होता है। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इट इज़ ऑलवेज हैविंग एनॉमलस प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी बाकी के ग्रुप से थोड़ा डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट हो जाती है? क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, उस पर उसका चार्ज साइज़ रेशियो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसके साइज़ की वजह से और कुछ और प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप का, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी एनॉमलस होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है, थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर होता है बाकी के ग्रुप से। तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं, इसको आप देख लेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप और एनॉमलस प्रॉपर्टी। इसके अलावा पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, दिस वी विल सी व्हेन वी सी द होल ग्रुप डिफरेंटली, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड दिस इज एंड ऑफ चैप्टर ऑल्सो. In our next class we will discuss the fourth chapter, that is chemical bonding. Thank you very much.